ठीक है, एक ऑप्शन ये था, और 2-3 ऑप्शन हम एस ब्लॉक में पढ़ेंगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस याद करनी होती हैं, प्रोडक्ट पता होना चाहिए कहाँ पर ऑक्साइड बन रहा है, कहाँ डायमैग्नेटिक है ना, कहाँ पे क्या चीज बन रही है। क्लियर है जो समझ आ रही है सबको बात? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। एक और इसका प्रिपरेशन है लास्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 करते हैं, H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से बनता है जो H2S2O8, H2S2O8 है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। अभी आपने अगर रेडॉक्स पढ़ लिया होता तो पढ़ा दिया होता मैंने रेडॉक्स में ये, ठीक है। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसमें भी एक पेरोक्साइड होता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। समझ आ रहा है सबको? हाइड्रोलिसिस ऑफ H2S2O8 विल गिव अस H2O2। पेरोक्साइड के हाइड्रोलिसिस से H2O2 बनता है। इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा, उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिल जाएगा हमें H2O2। ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें जो आपको याद करनी, गंदी गंदी चीजें। तो these are preparations of H2O2, H2O2 के preparations। इसकी प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं इसमें एक और चीज समझने वाली बता देता हूँ आपको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कई लोगों को शायद फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा किए होंगे तो वहां पे दिखा होगा, है ना। कंसंट्रेशन टर्म है ये, H2O2 के लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टर्म फॉर H2O2, यूज्ड फॉर H2O2, सिर्फ H2O2 के लिए यूज होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? तो इट इसका जो डेफिनेशन है जो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ना, उस पर डिपेंड करता है कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, लेके जा सकते सर? क्या गोविंद? सर आप ऊपर लेके जा सकते हो सर इसको? लेके जाएंगे बिल्कुल, और ऊपर ले आना है या इतना ही? सर इतना ही सर। हाँ जी, तो बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हम कैसे डिफाइन करते हैं? ऑक्सीजन कितना रिलीज होता है, ऑक्सीजन कितना रिलीज होता है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा H2O2 होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना। जितना ज्यादा H2O2 होगा उतना ज्यादा O2 रिलीज होगा। समझ में आ रहा है सबको? H2O2 टूट के O2 देता है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशंस हैं H2O2 के, दोनों 1 लीटर 1 लीटर है। सॉल्यूशंस का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, मतलब सेम हो सकता है, लेकिन उसमें अमाउंट H2O2 का किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है H2O2 का अमाउंट। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो जिसमें H2O2 ज्यादा होगा वो ज्यादा O2 गैस रिलीज करेगा, और जिसमें H2O2 कम होगा वो कम O2 गैस रिलीज करेगा। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हो रहा है बाय 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हो रहा है बाय 1 लीटर, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। All right, so definition of volume strength is volume of O2 released by 1 liter H2O2 solution is called volume strength of that solution. जब आप लेबोरेटरी में जाओगे, स्कूल की लैब में भी जाओगे, तो H2O2 के ऊपर कई बार उसकी बॉटल पे ऐसे लिखा होता है 30V, 30 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, है ना। तो वो V मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वो उसकी कंसंट्रेशन बता रहा है। एक नया तरीका है कंसंट्रेशन बताने का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ H2O2 के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो 30V का मतलब है
कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की 30 है, ठीक है। बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन कि भाई 100 ml of H2O2 solution produces, let's say, 2 liter O2 gas on decomposition. Find volume strength. तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं, वॉल्यूम ऑफ O2 बाय 1 लीटर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 0.1 लीटर कैसा है? 100 ml ने 100 ml मतलब 0.1 लीटर H2O2 ने 2 लीटर रिलीज किया, तो 1 लीटर कितना करेगा? समझ में आ रहा है सबको? सो वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल गिव यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बताओ जो क्लियर है ये? ऋषित समझ में आ रही बात? हर्षिंदर है, दिव्यानी क्लियर है? 20 वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब वो ये इसमें क्वेश्चंस हम थोड़ा सा रेडॉक्स के बाद कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले हाइड्रोजन पढ़वाया है, वरना इसमें रेडॉक्स के ऊपर रेडॉक्स टाइट्रेशन से क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम रेडॉक्स पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होगा? सिंपल सा रिलेशन आता है तो क्या रिलेशन आता है उसमें? वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशन आता है, बहुत आसान सा इसका डेरिवेशन है, आप सोच भी सकते हो। कितना वॉल्यूम मिल रहा है O2 का STP पे, उसको आप 11.2 से डिवाइड, सॉरी 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे आप। याद है सबको? 22.4 लीटर, भूले तो नहीं? ठीक है, तो अगर आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो सीधे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, याद है सबको? तो अभी मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ आपको। तो अगर V लीटर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है 1 लीटर से, ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? सीधे V अपॉन 22.4 लीटर, 22.4। और बच्चों जितने मोल्स ऑक्सीजन के, उसके डबल मोल्स है ना, स्टोइशियोमेट्री देख लो आप, 2 से 1 मोल बन रहा है, तो जितने मोल्स O2 के उसके डबल मोल्स H2O2 के होंगे। अंडरस्टूड? मोल्स ऑफ H2O2 आ गए डबल ऑफ मोल्स ऑफ O2। ऑलराइट, तो ये आ गया 11 अपॉन, सॉरी V अपॉन 11.2। बताओ समझ में आ रहा है सबको क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ही तो निकालने हैं H2O2 के, है ना? तो अगर O2 इतना मिल रहा है V लीटर, तो उसके मोल्स हो गए V अपॉन 22.4 और उसके डबल मोल्स हो गए H2O2 के। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम व्हिच इज 1 लीटर। अंडरस्टूड? और रिलेशन आ गया M इज इक्वल टू V बाय 11.2। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सबको? कोई डाउट?
ठीक है बच्चों, ये ओके। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, है ना? अभी सब हैंगओवर में होंगे अच्छे रिजल्ट के, बट वापस आ जाओ, रियल वर्ल्ड में वापस आ जाओ बच्चों। वेलकम बैक टू द रियल वर्ल्ड। मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ठीक है, एन फैक्टर आप पढ़ोगे रेडॉक्स में H2O2 का होता है 2। अभी मेरे को लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि आपने अभी रेडॉक्स पढ़ा नहीं है। एन फैक्टर फॉर H2O2 होता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस में 2। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये सब चीजें मैं आपको रेडॉक्स में भी डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, डिटेल में हम रेडॉक्स में पढ़ने वाले हैं। So normality becomes molarity into n factor, which is V upon 11.2 into 2, या फिर नॉर्मेलिटी हो जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। तो दो रिलेशन आ गए मोलारिटी, एक ही कोई भी एक याद रखो। ठीक है, सिर्फ एन फैक्टर याद रखना है, वो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब कर लोगे रेडॉक्स में तो अपने आप ध्यान आ जाएगा, यूज करना सीख जाओगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस सभी कंप्यूटर एग्जाम में, नीट में, जेई में, है ना, आते हैं, आपको बच्चों याद रखने ये रिलेशंस। ओके, इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर, है ना, फर्स्ट चैप्टर की चीजें यूज हो रही हैं यहाँ पे। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलारिटी तो खैर बहुत आसान है निकालना, मास परसेंटेज भी निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज डेंसिटी सॉल्यूशन आपको गिवन है 1 ग्राम पर एमएल, मोलर मास ऑफ H2O2 होता है 34। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, करो जी। करो।
हाँ जी, जो समझ आ गया सबको? मास परसेंटेज है ना, याद है सबको फर्स्ट चैप्टर में कैसे निकालते थे मास परसेंटेज? तो 5.6 वॉल्यूम का मतलब क्या है? मोलैरिटी हो जाएगी आपकी सीधे सीधे वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 मतलब 0.5 सिंपल। तो मोलैरिटी 0.5 मतलब 0.5 मोल्स पर लीटर, 0.5 मोल्स 1 लीटर में, ठीक है। तो वही है ना, जैसे हम लिखते थे फर्स्ट चैप्टर में डिकोड करके, मोलैरिटी का मतलब पर लीटर सॉल्यूशन, 0.5 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? 0.5 मोल्स का मतलब मोलर मास H2O का 34 है, तो 17 ग्राम H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब 1 ग्राम पर ml है, तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? मास परसेंटेज निकालते थे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आ गया 1.7 परसेंटेज। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। तो आप ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। फिर एवरीवन, तो बहुत आसान सी चीज है। आ गया हमारा ऑप्शन ए आंसर, 1.7 इंटू 10 की 1.7 और 0.5, ठीक है। समझ आ गई बात सबको? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है गोविंद, एनी डाउट? नव्या, अनन्या, समझ आ रहा है सबको? अर्नव, आगे बढ़ते हैं। तो जो ये हो गई, एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की अलग सी चीज है यहाँ पे समझने वाली। उसके अलावा फिर इसकी रिएक्शंस कुछ ध्यान रखनी है आपको H2O2 की। सो H2O2 के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो ये कि ये इसमें H बॉन्डिंग ज्यादा होगी, H बॉन्डिंग इसमें वाटर से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है ना।
ऑक्सीजन भी H बॉन्डिंग करता है, H भी करते हैं। H तो H2 जितने ही है, लेकिन ऑक्सीजन और ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा H बॉन्डिंग होगी। तो ये पानी से ज्यादा विस्कस होता है। क्या होता है? विस्कस, मोर विस्कस देन वाटर ड्यू टू मोर H बॉन्डिंग। सिंपल H बॉन्डिंग अभी पढ़ा ही है आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ड्यू टू मोर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा विस्कस हो जाएगा, थिकनेस उसकी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो। ओके, सो इट इज अ पेल ब्लू सिरपी लिक्विड, पेल ब्लू सिरप जैसा लिक्विड। ये H2O की फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखने में ऐसा होता है, पेल ब्लू सिरपी लिक्विड विद अ बिटर टेस्ट। किसी ने टेस्ट करके भी देखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है ना? हमने तो किया नहीं भाई। विद बिटर टेस्ट, तो बुक में जैसा लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ जो आपको। ये सीन है H2O2 का। हेवियर देन वाटर, वाटर से ऑब्वियसली ज्यादा हैवी होगा, डेंस ज्यादा होगा, मास भी ज्यादा है इसका। डायामैग्नेटिक, हमने देख लिया एमओटी में, डायामैग्नेटिक नेचर का है। एंड वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। ठीक है, ये ऑक्सीजन पे H लगा हुआ है तो इससे थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, बहुत वीक लेकिन होता है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ आ रही है सबको? सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी लिखवाया था आपको, और रिएक्शंस लिख पाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है बिकॉज, है ना, बिकॉज रेडॉक्स में भी पढ़ेंगे हम ये। एक तो मैंने तरीका ये बताया था आपको कि H2O2 टूट के नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, नेसेंट न्यू बॉन्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, फेंक के मारता है सामने वाले पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा बच्चों आपको ध्यान रखना है, रेडॉक्स में जो पढ़ने का तरीका रहेगा हमारा, रेडॉक्स रिएक्शंस को, ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट? -1, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हो सब लोग। O2 पे -2 चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन पे -1 है। और उसकी फेवरेट क्या होती है? ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? -2। नॉर्मली वो ज्यादा कंफर्टेबल किस में है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा, ऑक्सीजन खुद -1 से -2 में जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये सब हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे, जो खुद रिड्यूस होता है वो सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। ठीक, तो इसकी टेंडेंसी खुद रिड्यूस होने की है, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? एनी डाउट? जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। हाँ, इसके सामने इससे भी बड़ा, इससे भी कोई तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, है ना? तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसके सामने इससे भी कोई तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, फिर उस केस में बच्चों इसको इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और फिर इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग नेचर, बट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा इसका प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो कहानी समझ आ रही है? ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस देख लेते हैं पहले। एक रिएक्शन तो उस दिन मैंने आपको शायद लिखवाई दी थी,
H2O2 plus PBS. तो बच्चों PBS लेड पेंटिंग्स जो होती हैं, लेड पेंटिंग्स, उन पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। पीबीएस का कलर होता है ब्लैक, ठीक है। क्या कलर होता है इसका? ब्लैक। तो उन पेंटिंग्स को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम H2O2 को यूज करते हैं। H2O2 को इस पे लगाते हैं पीबीएस पे, वो PbSO4 बन जाता है, विच इज व्हाइट इन कलर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। तो लेड पेंटिंग्स पे जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ब्लैक स्पॉट समझ जाना, ये सब आपको बच्चों 12th में भी याद करनी है, सब गंदी गंदी चीजें। ऑर्गेनिक लेड सल्फाइड इज ब्लैक इन कलर, PbSO4 इज व्हाइट इन कलर, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसे आपको गंदी गंदी याद करनी है, ठीक है। अभी से थोड़ा दिमाग में डालते जाओ। तो पीबीएस का जो ब्लैक कलर है पेंटिंग्स पे जो लग गया है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग H2O2, है ना। तो इसको ब्लीचिंग एक्शन भी बोलते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। बोलेंगे वाह, उजाला की सफेदी आ गई, ब्लीचिंग एक्शन हो गया H2O2 का, ब्लीच कर दिया उससे, मतलब है ना, गंदगी को रिमूव कर दिया, ब्लैक जो स्पॉट्स लगे थे उनको साफ कर दिया। क्लियर है सबको? तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस वजह से ध्यान रखना है अपने को सारी बातें। फर्स्ट रिएक्शन, और जो रिएक्शंस हैं बच्चों, ये H2O2 जो है आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है। आयोडीन को किसमें, सॉरी आयोडीन बोल रहा हूँ, KI को किसको ऑक्सीडाइज करता है? KI को, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। तो आप लोग ये सब चीजें रेडॉक्स में पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कोई बात नहीं। आप लोग के लिए बहुत आसान है इतना तो, कि ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पोटेशियम पे +1 तो आयोडीन पे -1 और यहाँ पे 0। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीडेशन, तो H2O2 ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडीन को, समझ में आ रहा है? खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद H2O2 क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कहां से कहां पे? -1 से -2 में। प्लीज बच्चों बता दो उसको, समझ आ रहा है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी सीखी थी ना, वैसे 3rd चैप्टर में भी बेसिक आता है सब कुछ ना। कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, नो डाउट। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, पंगा नहीं हुई। तो H2O2 KI को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और भी कुछ छोटी मोटी, जैसे बहुत कॉमन है Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज करता है, आयरन को ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 से Fe+3 में, है ना। यहाँ पर तो आप लोग वैलेंसी से भी देख सकते हो, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ये सब मेरे डॉक्स में पढ़ना है बच्चों। फेरस, फेरिक, ठीक है। H2O2 फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करता है, और खुद जब भी रिड्यूस होगा तो या तो H2O में या OH- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है -2। बताओ जो समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत परेशानी दूर दूर तक तो नहीं है? ये रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में बैलेंस होती हैं, हो गई बैलेंस मेरे ख्याल से। These are oxidizing properties या oxidizing nature of किसका?
H2O2। जब भी बच्चों खुद जब भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा, खुद रिड्यूस होगा, -2 में कन्वर्ट होगा खुद। रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने बताया, जब इसके सामने इससे भी ज्यादा तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएंगे, उस केस में से ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ये भी हम है ना रिडॉक्स में देखेंगे, तो तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हैं? तो KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4 and K2Cr2O7 are two strong oxidizing agents. पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 एसिडिक मीडियम के लिए। अच्छा, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो O2 गैस रिलीज होगी हमेशा। जब भी H2O2 खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग नेचर दिखाएगा, समझ में आ रहा है बच्चों? तो जब खुद ऑक्सीडाइज होगा, -1 से 0 में जा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, क्योंकि Mn रिड्यूस हो रहा होगा उस केस में। ये सब रेडॉक्स बैलेंसिंग में करोगे ही। Clear everyone? फिर ऐसा ही है हमारा K2Cr2O7, अगेन सेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। इसमें क्रोमिक सल्फेट बनता है, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ग्रीन। K2Cr2O7 को ऑरेंज कलर का होता है, उससे ग्रीन कलर है ना। तो ये सब चीजें देखोगे आप 12th क्लास में, रिएक्शंस याद करोगे, कलर याद करोगे, ये सब। क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है। तो
ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लेना। तो दीज आर रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस अभी आपको याद करनी है। इसके अलावा ये फिर आपका हो गया H2O2 में वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कुछ रिएक्शंस, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसका प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है वो। ठीक है, H2O2 बहुत इजीली डिकम्पोज होता है रखे रखे, और उसका जो डिकम्पोजिशन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में कैटलाइज हो जाता है, डस्ट की प्रेजेंस में बहुत बहुत नखरे हैं इसके। ठीक है, तो इसको हम कैसे रखते हैं, प्लास्टिक, है ना, वैक्स लाइंड ग्लास कंटेनर्स। वैक्स लाइंड मतलब वैक्स लगी हुई होती है अंदर, वैक्स की लेयर लगी हुई होती है, उसमें स्टोर करते हैं, वो भी अवे फ्रॉम सनलाइट, है ना, डार्क में, अंधेरे में स्टोर करते हैं, तब जाके थोड़ा सेफ रहता है, वरना इसका डिकम्पोजिशन चलता रहता है, टूट फूट चलती रहती है इसमें, जो रिएक्शन आपने पढ़ी। ठीक है, इट डिकम्पोजेस easily and its decomposition is catalyzed by sunlight, dust, metal surface, सबसे दिक्कत है इसको। So it is stored in wax lined, इसकी storage एक issue है, wax lined glass containers away from sunlight। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दो मेन चीजें हमने कर ली, वाटर का हार्डनेस वगैरह और ये H2O2। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं, इसके रिएक्शंस पूछ लेते हैं। रिएक्शंस तो अगर आपने 12th में भी याद करनी है तब भी याद होंगी, है ना। तो रिएक्शंस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और हार्डनेस, ये सारी चीजों पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं। अब इसका हमारे पास, हमारा इस चैप्टर में वही थोड़ा थ्योरेटिकल सा गंदा गंदा सा पार्ट बचा है, थ्योरी सिर्फ, वो थोड़ा थोड़ा हमने करना है, 1 या 1.5 क्लास में वो खत्म हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। बाय एवरीवन। Thank you, sir.